हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 में आज एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस अध्याय का लेखन करने वाले हैं हरिशंकर परसाई। व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई ये हमारी हिंदी के व्यंग्य सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, व्यंग्य सम्राट। हिंदी में व्यंग्य का बड़ा अच्छा रोल है। व्यंग्य के माध्यम से हमने बड़ी बड़ी बातों को अपने विचारों में स्थान दिया है और उन बातों के माध्यम से हमने अपने विचार लोगों तक प्रेषित किया है। कभी कभार साधारण बातों को असाधारण तरीके से व्यंग्य के माध्यम से कहा जाता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर उस विचार के प्रति कुछ जागरूकता आए, सोचे वो और मानसिक रूप से उस बात के ऊपर थोड़ा सा विचार जरूर करे। हरिशंकर परसाई हिंदी के व्यंग्य सम्राट कहे जाते हैं और उनके अनेक व्यंग्य ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। हरिशंकर परसाई के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? जमानी गांव में। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया, टीचर बने, बच्चों को पढ़ाया। लेकिन सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। 1947 के बाद वो नौकरी छोड़ देते हैं और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में लग जाते हैं। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकालते हैं, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई थी। इनकी एक पत्रिका है वसुधा, जो हिंदी संसार में बहुत प्रसिद्ध होती है। सन 1995 में इनका निधन हो गया था। अब देखिए, हिंदी व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्य रचना लिखने में सबसे आगे गिने जाते हैं और ये जो हमारी रचना होगी, जिस चैप्टर की हम चर्चा करेंगे, ये भी हमारी एक व्यंग्य का शीर्ष नमूना होगा, जिसमें वो किस प्रकार से व्यंग्य करेंगे वो हम देखेंगे। परसाई जी की कृतियों में कौन कौन सी कृतियाँ प्रमुख हैं वो हम देख लेते हैं। हंसते हैं रोते हैं एक रचना है, जैसे उनके दिन फिरे, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। ठीक है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना। आज का समय बहुत सारे लोग पगडंडियों का ज़माना समझते हैं। पगडंडियों का ज़माना अगर हम देखें तो जिसे शॉर्टकट कहते हैं। भाई, मुख्य रास्ते से जाते समय लगता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे रास्ते पगडंडियाँ अपनाते हैं। पगडंडियाँ क्या होती हैं? जैसे पैदल चलने वाले छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो पगडंडियों का ज़माना है। और वो पगडंडियों का ज़माना मतलब वो शॉर्टकट है। वो किस प्रकार से हमें धोखा देते हैं, किस प्रकार से गड़बड़ी फैलाते हैं, ये व्यंग्य है। सदाचार का ताबीज, ताबीज जानते हो ना, गले में पहना जाने वाला, हाथ के बांधने वाला, तो सदाचार का ताबीज बनता है, ये व्यंग्य है मेरे हिसाब से पूरे के पूरे। शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये निबंध संग्रह है, व्यंग्य निबंध है शायद। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सबको पता है गणतंत्र 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, और 26 जनवरी को भयंकर सर्दी पड़ती है, तो ये भी एक व्यंग्य है, अच्छा व्यंग्य है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। विकलांग श्रद्धा का दौर, कैसी श्रद्धा है? विकलांग। हम श्रद्धा तो रखते हैं ईश्वर पर, अनेक लोगों पर, अपने से बड़ों पर, लेकिन वो भी टूटी फूटी श्रद्धा, जिसे व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर कहा। ये उल्लेखनीय है, ये विशेष है, इनकी रचना है, बहुत विशेष है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार विशेष तौर पर, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया कि किस प्रकार से लेखक ने शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध एक लेख लिख लिख करके, व्यंग्य लिख लिख करके अपना योगदान दिया है और इस हिंदी साहित्य के सागर को समृद्ध किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, बदलाव लाता है। वो कहते हैं कि बदलाव करना है व्यंग्य के माध्यम से। कोरे हास्य से अलग, भाई व्यंग्य में थोड़ा हंसी भी होती है, हास्य होता है, उन रचनाओं को पढ़ करके हम हंस सकते हैं, लेकिन
कोरा हास्य नहीं है, हास्य तो है, लेकिन केवल और केवल हास्य ही नहीं है। हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। वो आदर्श विचार भी प्रस्तुत करता है जिसको हमें अपनाना चाहिए, समाज के सभी लोगों को अपनाना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे गए उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। मानक मतलब मापदंड, कि किस प्रकार से व्यंग्य रचना रची जाती है, ये उन्होंने अपने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर जो व्यंग्य लिखे हैं उनके माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से व्यंग्य का निर्माण किया जाना चाहिए। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, यही मौलिकता उनकी व्यंग्य रचना का सबसे बड़ा प्रमाण है। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जैसे वो विचार लिखते हैं, जैसे वो वाक्य लिखते हैं, उन वाक्यों में जिस भाषा का सरलता से प्रयोग किया गया है वो भाषा एक अनूठा रूप ले लेती है और उनके शब्दों की मार वो बहुत बढ़ जाती है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये मौलिकता ही आपको व्यंग्य का एक नया मापदंड, एक नया रूप दिखाएगी। हमारा जो व्यंग्य है उसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद को कौन नहीं जानता? जो हिंदी पढ़ता है, जानता है, वो उनके उपन्यास और उनकी कहानियों के बारे में खूब जानता है। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानी, हमने भी एक कहानी पढ़ी थी, दो बैलों की कथा, उससे भी अलग बहुत सारी कहानियां हैं। तो प्रेमचंद के कैसे हैं जूते? फटे हुए जूते हैं। ये क्यों फटे जूते? यही व्यंग्य होगा। किस कारण से फटे? क्या वो जूते नए नए ले सकते थे? और क्या क्या होगा, किस प्रकार से व्यंग्य किया जाता है। अब फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते तो एक गरीब आदमी ही पहनता है, लेकिन प्रेमचंद जैसा बड़ा साहित्यकार, एक गरीब आदमी अपने जूते नहीं ले पाया। ये व्यंग्य, ये करारा व्यंग्य वो करेंगे जिसकी हम चर्चा करेंगे। इस शीर्षक से निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी को बताया कि वो किस प्रकार से साधारण व्यक्ति थे। उनका व्यवहार, उनका आचार बिल्कुल सादा था, सादगी थी। और ऐसे सादगी से भरे हुए साधारण व्यक्ति के या साधारण रचनाकार के अंतर्भेदी, उनके आंतरिक सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था, वो दृष्टिकोण भी इसमें देखने को मिलेगा। वो दृष्टिकोण बताते हुए साथ साथ में लेखक आपको बताएंगे कि आज के समय के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं और लोग हैं, वो किस प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति में आ गए हैं। वो दिखावा करते हैं। प्रेमचंद की जो तस्वीर है उसमें फटे हुए जूते पहन करके वो फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन आज के समय में लोग फोटो क्योंकि दिखावे के लिए ज़्यादा होती है, तो किस प्रकार से दिखावा करने के लिए उधार चीज़ मांग लेते हैं, लेकिन वो फोटो में अच्छा दिखना चाहते हैं, चेहरा अच्छा दिखाना चाहते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति समाज पर किस प्रकार से हावी हो गई है। और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है कि लोगों को अगर अवसर मिल जाए धन कमाने का, पैसा कमाने का, तो वो अपनी रचना से भी समझौता कर सकते हैं, अपने कर्म से समझौता कर सकते हैं, अपने फर्ज से भी समझौता कर सकते हैं। तो इस प्रकार की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर भी व्यंग्य किया है हमारे रचनाकार व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई ने। देखिए किस प्रकार से शुरू करते हैं हम अपने लेख प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। हरिशंकर परसाई सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखते हैं कि प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा अवसर होता है, व्यंग्य ही है, बहुत बड़ा अवसर होता है पत्नी के साथ फोटो खिंचाने का। देखिए कैसी वेशभूषा है पत्नी के साथ फोटो खिंचाते समय। आज के समय में ऐसी वेशभूषा हो ही नहीं सकती, पत्नी ने डांट दे। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपटी चिपकी है, कनपटी चिपकी हुई है। कनपटी चिपकी हुई है मतलब भाई गरीब आदमी है, अच्छा भोजन नहीं मिलता है,
स्वास्थ्य के रूप में लापरवाह होता है तो कनपटी चिपक ही जाती है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, गड्ढे पड़ गए हैं ये मान करके चलो, हड्डियां उभर आई हैं, इसलिए हड्डियां उभरती हैं उसकी हैं जो भरपेट ढंग से भोजन नहीं कर पाई। पर ध्यान दें, घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, घनी मूछें हैं चेहरे पर, स्वाभिमानी लगते हैं। प्रेमचंद जी बिल्कुल थे स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी व्यक्ति के चेहरे पर मूछें हैं और वो भी भरी भरी। ठीक, ये था उनका फोटो का हाल कि कैसा चेहरा है, कनपटी चिपकी, हड्डियां दिख रही हैं लेकिन भरी भरी मूछें हैं, टोपी पहने हैं, धोती कुर्ता है, पाँव में कैनवास के जूते हैं। पिछले कुछ दिनों में या वर्षों में कैनवास के जूते कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हुए हैं जो कपड़े के आते हैं, जिसके बंध, जिसके जो फीते हैं वो बेतरतीब बंधे हैं, बड़ी लापरवाही से बंधे हुए हैं, उल्टे सीधे डाले हुए हैं, सही ढंग से फीते भी नहीं बांध रखे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की जो पतरी है वो निकल जाती है। भाई जो शलू होते हैं, फीते होते हैं, उसके सिरे के ऊपर लोहे की या पीतल की एक पतरी लगाई जाती है जिससे उसके छेद में उसको सही ढंग से डाला जा सके। अगर बेतरतीब तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो वो लोहे की पतरी क्या कर जाती है, निकल जाती है और छिद्रों में बंद डालने में परेशानी होती है। उन छिद्रों में वो फीते डालने में क्या होती है, परेशानी होती है, लेस डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सही ढंग से प्रेमचंद ने अपने जूतों के बंद नहीं कस रखे हैं, बेतरतीब तरीके से छेदों में वो लेस डाल करके अपने जूते बांध रखे हैं। ऐसी लापरवाही इतना बड़ा लेखक कैसे कर सकता है, बड़ा प्रश्न है। हाँ, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, दाहिने पांव का, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जूते में छेद, अरे फटा हुआ जूता पहन करके फोटो खिंचा ली, क्या बात, जिसमें से एक उंगली बाहर निकल आई है और जूता भी फटा हुआ ढंग से, एक उंगली भी बाहर निकल आई है, फोटो में देख रहे हैं फटा हुआ जूता पहन करके फोटो। आज के समय में तो ना खिंचाएं भाई, पैंट शर्ट उधारी मांगनी पड़ जाएगी, उसमें सेंट भी छिड़कना पड़ेगा, फोटो में खुशबू आ जाए ना, इसलिए। लेकिन फटे पुराने कपड़े पहन करके ना ना ना, फोटो तो खिंचाए ही नहीं, पहले तो बात तो पहने ही नहीं, और पहने भी फोटो तो ना खिंचाएं किसी भी हालत में। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, मैं इस जूते को देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, कई बार से देख रहा हूँ कि फटा हुआ जूता जिसकी उंगली बाहर निकल आई है। सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। बड़ा अच्छा करारा व्यंग्य किया है पहला ही प्रश्न कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है, वेशभूषा है, तो ओरिजिनल जीवन में पहनने की कौन सी होगी। लेकिन ये तो आज के समय की बात है कि लोगों की फोटो खिंचाने की अलग होती है पोशाक, और आम जीवन में पहनने की अलग होती है, रात में पहनने की अलग होती है। सबकी अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पोशाकें होती हैं, लेकिन बेचारे प्रेमचंद जी की वही पोशाक थी, फोटो खिंचाने की भी, ऑफिस जाने की भी, रात में सोने की भी। क्या करें, शायद करारा व्यंग्य कर रहे हैं लेखक, क्या कर रहे हैं कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। नहीं नहीं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। आज के समय में जैसे पोशाकें बदलने का गुण होता है ना लोगों में, पोशाकें, कपड़े बदलने का गुण बार बार बदलते हैं, अरे पोशाकें नहीं, दोस्त भी बड़े जल्दी बदलते हैं, विचार बड़े जल्दी बदलते हैं, ये लोग बड़े दिखावटी होते हैं। तो ऐसे दिखावटी लोग नहीं थे, ऐसे दिखावटी लोगों के अंतर्गत नहीं आते थे प्रेमचंद जी। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, बड़ा अच्छा गुण है। ये तो गुण होना चाहिए, व्यक्ति को जैसा होना चाहिए वैसा ही दिखना भी चाहिए, फोटो में भी और आम जीवन में भी। लेकिन आज के समय में लोग ऐसा नहीं करते हैं, फोटो में अलग दिखते हैं, आम जीवन में अलग दिखते हैं और होते अलग हैं। यही तो व्यंग्य है कि प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही दिखते थे, आम जीवन में भी और फोटो में भी। अब इसे गुण कहो या जो भी कहो, लेकिन ऐसे ही थे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, लेखक आगे कहते हैं कि मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम होता है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिख रही है।
ये है प्रेम हरिशंकर परसाई जी के लेखन की कला, कि मैं जब उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे साहित्य के पुरखे, पूर्वज, साहित्य के पुराने इंसान, अच्छे लेखन करने वाले इंसान, तुम्हारा जूता फट गया है, तुझे पता भी है क्या? और उंगली भी बाहर दिख रही है फोटो में, इस बात का मालूम है, इल्म है तुम्हें? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि फटा हुआ जूता पहन करके तुम पत्नी के पास बैठे हो और फोटो खिंचा रहे हो बड़े मजे से? आज के समय में तो कोई ना कराए। जरा लज्जा नहीं आ रही है, जरा संकोच नहीं है, जरा झेप नहीं है, शर्म नहीं है कि थोड़ी बहुत? लज्जित भी नहीं हुए? आज के लोग तो लज्जा के मारे मर जाएं। फोटो तो ना खिंचाएं फटे हुए जूते पहन करके, क्योंकि जिंदगी भर लोग फोटो देखेंगे और जूता भी देखेंगे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? हाँ, ये लोग जो दिखावा पसंद होते हैं, छुपाते बहुत हैं, ढक लेते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति ढकना बहुत आता है इनको। तो हे साहित्यिक पुरखे, थोड़ी शर्म तेरे को नहीं आई? थोड़ी धोती नीचे खींच लेते तो ये फटा हुआ जूता छुप जाता, और फोटो में तो नहीं आता, ढक जाता ना है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही वाला और बड़ा ही विश्वास है। तुम बड़े विश्वास के साथ बैठे हो फटा हुआ जूता पहन करके, इसे छुपाया भी नहीं, बड़े मजे से बैठे हो। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मुस्कुरा तो नहीं पाए होंगे शायद। क्यों? फोटो खिंचाया होगा तो आपने देखा होगा कि जब फोटोग्राफ रेडी प्लीज कहता है तो रेडी प्लीज का लोग मतलब क्या निकालते हैं? मुस्कान। चाहे वो व्यक्ति कितना भी मार खा के बैठा हो वहाँ पर या दुख में बैठा हो, फोटो में मुस्कुराने की कोशिश करता है, जिससे हमेशा वो फोटो मुस्कुराती हुई नजर आए। तो रेडी प्लीज कहा होगा तो तुमने भी मुस्कुराने की कोशिश की होगी, मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, और दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी हुई मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ला ही रहे होंगे, ऊपर निकाल ही रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। ये ट्रेजेडी हो गई तुम्हारे साथ कि जब उसने कहा रेडी प्लीज तो तुमने अपने दर्द, कौन सा दर्द? समाज का दर्द, देश का दर्द, गरीब का दर्द, किसान का दर्द, जो उनकी रचनाओं में झलकता था, वो दर्द, अपनी गरीबी का दर्द, उस दर्द के कुएं में भरी हुई मुस्कान जैसे ही उसने धीरे धीरे लाने की कोशिश की, मुस्कुराने की कोशिश की, और क्लिक कर दिया, फोटो खिंच गई और फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह है अधूरी मुस्कान। तुम्हारे चेहरे पर यह अधूरी मुस्कान, आधी अधूरी, बड़ी विचित्र लग रही है, बड़ी अजीब लग रही है। ढंग से मुस्कुरा भी नहीं सकते तुम तो, क्या अजीब मुसीबत है। यह मुस्कान नहीं है, यह तो मुझे लगता है उपहास है, ये व्यंग्य है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो, तुम व्यंग्य कर रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो उन लोगों का, उन लोगों पर जो दिखावा करते हैं, जो झूठी मुस्कुराहट दिखाते हैं, जो पाखंडी होते हैं, जो पोशाकें बदलते हैं। ऐसे लोगों पर शायद आप मुस्कुरा रहे हो, और ये अधूरी मुस्कान उपहास और व्यंग्य के रूप में दिखाई दे रही है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है? बड़ा अजीब आदमी लग रहा है मेरे को। कैसा अजीब आदमी है, खुद फोटो खिंचा रहा है और दूसरे पर हंस भी रहा है। अजीब बात है ना। तो परसाई जी ने बड़े करारे व्यंग्य किए हैं, साधारण सी भाषा में, बड़े ही सलीके के साथ प्रेमचंद को माध्यम बना करके उन्होंने दिखावा पसंद, पाखंडी लोग, छुपाने वाले लोग, दिखते हैं अलग, होते हैं अलग, ऐसे लोगों पर करारा व्यंग्य किया है। और साथ में ये भी बताया है कि प्रेमचंद जी का जीवन कितना साधारण था, वो दिखावटी नहीं थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसके लिए हम इसके आगे का पार्ट, आगे का व्यंग्य, बहुत ही शानदार व्यंग्य नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से देखें और व्यंग्य का मजा लें। मिलते हैं नए वीडियो में, नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।